बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर्स और उसकी सब टाइप्स। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ना, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन में से ही निकला है। ठीक है, जो लोग डिप्रेशन की डिफरेंट सब टाइप्स हैं और उसके क्राइटेरिया के अंडर उनके सिम्टम्स नहीं आ रहे तो उनको हम बाइपोलर का डायग्नोसिस देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की आगे से सब टाइप्स हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं ना वो अलग अलग हैं। फर्स्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस कहा जाता है। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस का मतलब है कि डिप्रेशन में तो हमारी एक ही स्टेट रहती है ना, कि यानी कि हम सैड रहते हैं, हमें इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है, हम किसी चीज़ को पर कंसंट्रेशन करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि डिप्रेशन में हम किसी भी सूरत में हम कोई हमारी जो डेली फंक्शनिंग या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेटर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन में हम सैड मूड में, ज़्यादातर लो मूड रहता है, सुसाइडल आइडिएशंस आती हैं, यानी कि हम टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेशन या अपनी लाइफ को बेटरली फंक्शन करने की तरफ नहीं लेके जाते। लेकिन मैनिक डिप्रेसिव इलनेस का मतलब है कि इसमें जो पेशेंट्स होते हैं ना, समटाइम बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक, एक्टिव और बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, और बहुत एक्टिवली हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और सम टाइम वो ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, इवन कि उनसे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ भी नहीं उनसे हो पा रही होती, इवन कि वो बहुत इनर्जेटिक पर्सनस होते हैं। तो इसीलिए इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं कि सम टाइम वो मेनिया की स्टेट में आ जाता है और सम टाइम वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जाता है। इसलिए इसको बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि बाय मीन्स टू, इसमें टू स्टेट्स आती हैं। DSM-5 ने बाइपोलर की 3 टाइप्स को डिस्कस किया है: बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स को हम बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम मेनिया को या फिर डिप्रेशन को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसने कहा मेनिया और डिप्रेशन दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, लेकिन इसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सम टाइम वो मेनिया की स्टेट में आ जाएगा, सम टाइम वो डिप्रेशन की स्टेट में आ जाएगा। उसने कहा कि बाइपोलर 1 के अगर आप लोगों को सिर्फ मेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस दिया जाएगा। एन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि बाइपोलर 1 में हमारा डिप्रेशन का अगर एपिसोड नहीं आया तो वो ज़रूरी नहीं है। बाइपोलर 1 में सिर्फ मेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बाइपोलर 1 डायग्नोस कर देते हो, लेकिन जब आपको मेनिया के सिम्टम्स के साथ साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ रहे हैं देन आप उसको बाइपोलर 2 का डायग्नोसिस दोगे। ठीक है, मेनिया क्या होता है? मेनिया इज़ अ स्टेट ऑफ इंटेंस इलेशन। इंटेंस का मतलब होता है बेहद और इलेशन का मतलब जोश आ जाना। यहाँ तो बेहद ऐसी हालत, मेनिया ऐसी हालत है जिसमें इंसान को बेहद जोश आ जाता है या बेचैनी होती है, अकम्पेन्ड बाय अदर सिम्टम। और उसने कहा और दूसरे सिम्टम्स भी इसमें साथ मौजूद होते हैं। बेहद जोश या बेहद इंसान को बेचैनी होने के साथ कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बताए गए हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिक एपिसोड्स में इंसान क्या करता है, एकदम से ऐसे सोचने लग जाता है हाईली अनयूजुअल कंपेयर टू देयर टिपिकल सेल्स, यानी कि इस तरह से सोचने लग जाता है अनयूजुअल वे में कि वो उसकी ज़ात, वो खुद उसको ऐसे लग रहा होता है कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। अपनी खुद की ज़ात से ही वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहा होता। सम टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लाउडर बोलना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा इंसेसेंट स्ट्रीम ऑफ रिमार्क्स का मतलब होता है कि वो मुसलसल इस तरह तबसरा करता है हर बात पे। इंसेसेंट स्ट्रीम ऑफ रिमार्क्स का मतलब है कि वो मुसलसल एक बात पर बहुत ज़्यादा तबसरा करता है, यानी कि समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा फ़न जोक्स वगैरह बोलना स्टार्ट कर देता है, राइम्स पोइम्स वगैरह गा रहा होता है। इंटरजेक्शंस, यानी कि इंटरजेक्शंस का मतलब है यहाँ समटाइम वो मुदाखलत करना स्टार्ट कर देता है अबाउट नियर बाय स्टिमुलाई। वो नियर बाय स्टिमुलाई कोई पर्सन भी हो सकता है जो बात कर रहा हो उसके साथ, दैट हैव अट्रैक्टेड देयर अटेंशन, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हुए हैं ना, जो भी उसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर उसकी अटेंशन उनमें से किसी की तरफ चली जाएगी तो वो उसके लिए वो स्टिमुलाई होंगे जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं कि तुम मुझसे बात करो। तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जोक्स मारेगा, ठीक है, उनके मामलों में मुदाखलत करेगा और बहुत ज़्यादा खुश होगा, उन पर तबसरे करेगा। ठीक है, इन पेशेंट्स को ना इंटरप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ये रैपिडली शिफ्ट करते हैं टॉपिक टू टॉपिक। टॉपिक टू टॉपिक का मतलब है कि अभी कुछ और बात कर रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद वो सैड स्टेट में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा पुरजोश खुश नज़र आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो कोई उनका मूड ऑफ हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग एंड अंडरलाइन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मेनिया की सबसे बेसिक करेक्टरिस्टिक ही है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब है कि एक टॉपिक पे नहीं रुकेंगे, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर देंगे और कभी बिल्कुल डम्ब हो जाएंगे।
मेनिया में लोग जो होते हैं सोशेबल हो जाते हैं टू द पॉइंट ऑफ इंट्रूसिवनेस, यानी कि जिस बात पे उन्हें लग रहा होता है ना कि वो मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सोशेबल का मतलब है एक्स्ट्रावर्ट बन जाते हैं समटाइम्स, और फिर हर काम में बोलना शुरू कर देते हैं, इंटरप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों को। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली दे कैन बी ऑब्लिवियस टू पोटेंशियली डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बिहेवियर। और उसने कहा कि बदकिस्मती से ये समटाइम इतने बुरे बिहेवियर करते हैं, डिजास्ट्रियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बिहेवियर, कि अपने रवैयों से ये बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस खुद के लिए ही पैदा कर देते हैं। समटाइम ये बहुत बुरी तरह से इन अ वेरी बैड मैनर सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। समटाइम बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग, फजूल खर्ची करना स्टार्ट करते हैं, और समटाइम बहुत ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग करते हैं बाइपोलर के पेशेंट्स, ठीक है। DSM-5 ने एक और क्राइटेरिया बताया था मेनिया का। मेनिया की सब टाइप है जिसे हाइपोमेनिया कहा जाता है, ठीक है। हाइपो जो है वो ग्रीक वर्ड में से निकला है जिसका मतलब है अंडर। हाइपोमेनिया का मतलब है अंडर लेस एक्सट्रीम दैन मेनिया, यानी कि हाइपोमेनिया ऐसी स्टेट है जो मेनिया की ही एक सब टाइप है, लेकिन मेनिया में वो बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हाई लेवल पे जाते हैं, लेकिन हाइपोमेनिया में उसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े लेस एक्सट्रीम हो जाते हैं मेनिया की निस्बत। इसमें क्या होता है कि मेनिया में वो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं। सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स का मतलब है कि जिन पेशेंट्स को मेनिया होता है ना, उनमें जब कोई उनकी जो डेली फंक्शनिंग में कोई ना कोई ख़राबी आती है ना, तो वो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आती है, यानी कि वो फिर विदाउट ट्रीटमेंट रिकवर नहीं होती। लेकिन हाइपोमेनिया में ऐसे नहीं होता, वो सिर्फ एक स्टेट आती है और फिर खुद ही थोड़ी देर या थेरेपीज वगैरह के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन मेनिया में प्रॉपर एक इम्पेयरमेंट आती है उनकी डेली फंक्शनिंग में, या उनकी न्यूरो की इन्वॉल्वमेंट में या रिलीज़ में, तो फिर इसको एक सीरियस प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है। हाइपोमेनिया में ये होता है कि उसकी फंक्शनिंग में चेंज तो आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती उसकी डेली लाइफ में, जबकि मेनिया में उसकी लाइफ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो सिम्टम्स। हाइपोमेनिया में वो बहुत ज़्यादा पुरजोश, सोशेबल, फ्लिटेरियस, ठीक है, दिल फैंग इंसान नहीं होते जो हर किसी के ऊपर माइल हो जाते हैं। इनर्जाइज, बहुत ज़्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव, यानी कि दूसरों की हेल्पिंग नेचर होती है इनकी। तो अभी इन सिम्टम्स से आपको फील हो रहा होगा कि सोशल, फ्लिटेशियस, इनर्जाइज्ड एंड प्रोडक्टिव, ये चारों सिम्टम्स तो कोई सीरियस प्रॉब्लम तो इसकी लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते इतनी, ठीक है, लेकिन मेनिया की स्टेट में वो कर सकते हैं। जैसे ओवर स्पेंडिंग, इम्प्रूडेंट सेक्शुअल एक्टिविटी, रेकलेस ड्राइविंग, एक्सेसिवली सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है चीज़। मेनिक एपिसोड के सिम्टम्स जो होते हैं वो 1 वीक तक रहते हैं, और इनके लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, रिक्वायर्ड होती है जिन लोगों को मेनिया के एपिसोड्स आते हैं, क्योंकि ये उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जो उसकी न्यूरॉन्स की डेली लाइफ की फंक्शनिंग और डेली रियल लाइफ की फंक्शनिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस यानी कि बेचैनी क्रिएट की है। हाइपोमेनिया के एपिसोड के सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ 4 डेज तक रहते हैं, ठीक है। इससे उसकी फंक्शनिंग में क्लियर चेंजेस आते हैं जो हर दूसरा बंदा देख के बता रहा होता है कि इसकी डेली लाइफ में जिस तरह ये बिहेव करता है ना, ये वैसे नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इम्पेयरमेंट नहीं कोई होती, ना कोई साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, सिंपल सिर्फ उसकी डेली फंक्शनिंग में चेंजेस आती हैं जो दूसरा बंदा भी ईजिली ऑब्जर्व कर लेता है, और उसको हम बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाए। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है ये DSM-5 में इसके बारे में क्या कहा जाता है। हाइपोमेनिया हम नॉर्मल पर्सनस में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा उस पर बार बार हाइपोमेनिया के हमें एपिसोड्स आ रहे हैं तो फिर वो डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5, इसको मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्सनल लाइफ, यानी कि उसकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उससे एक एपिसोड भी अगर आ गया है ना मेनिया का, तो हम उससे बाइपोलर 1 डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, ठीक है। मैं भी अभी नोट उसने कहा कि बात नोट करें कि अगर अब इस टाइम अगर वो मेरे पास आया है तो उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि उसको कोई बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसकी किसी ना किसी पिछली प्रीवियस हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उसको मैनिक एपिसोड्स यानी कि मैनिक डिसऑर्डर के एपिसोड आए हुए हैं, तो दैन मैं उसको बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस दूंगी, ठीक है। कभी ना कभी 1 साल में या 2 साल में जब वो मेरे पास आया है, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, OCD का पेशेंट है, अगर उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मेनिया के सिम्टम्स मुझे इसकी मेडिकल हिस्ट्री में मिल रहे हैं, तो मैं उसको बाइपोलर 1 का डायग्नोसिस दूंगी, ठीक है।
इवन के ओनली 1 वीक ऑफ उसको मेनिया के सिम्टम्स अगर आए हो और बहुत साल पहले भी आए हो, देन भी मैं उसको बाइपोलर 1 का डिसऑर्डर डायग्नोज करूँगी, ठीक है। मोर देन एपिसोड ऑफ एमडीडी बाइपोलर टेंड्स टू रिकर, मतलब इसने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन के एपिसोड बहुत ज़्यादा आना है, तो इस ये ज़रूरी है कि अगर उनको एमडीडी के एपिसोड्स आ रहे हैं तो ऐसा लाजमी होता है कि उनको बाइपोलर के डिसऑर्डर जो एपिसोड्स है ना वो भी बार बार आएंगे, ठीक है। उसने कहा कि हाफ देन ऑफ द पीपल पर स्टडी की गई थी और बताया गया था कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें 4 से ज़्यादा एपिसोड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के भी आते हैं, कोशिश करेगा और उसको नींद भी बहुत कम आएगी। और ग्रीगेरियस का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा हर एक्टिविटीज़ में। ग्रीगेरियस का मतलब होता है हमवार, यानी कि जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन डेली फंक्शनिंग करता है ना, उस तरह वो सबके साथ एक्टिवली हर काम में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो आप तीनों के डायग्नोसिस क्राइटेरिया आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं 2/3 ऑफ द पीपल, यानी कि 2 से 3% पीपल जो जिनको बाइपोलर डायग्नोस किया गया था, उसमें ये पता चला कि जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनकी और डिसऑर्डर्स के साथ भी कोमॉर्बिडिटी होती है, ठीक है। जैसे हमने डिप्रेशन में भी पढ़ा है कि उनकी कोमॉर्बिडिटी होती है, ओसीडी में पढ़ा है कि उनकी सब्सटेंस यूजर्स के साथ होती है, उसकी डिप्रेशन के साथ होती है। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर की भी कोमॉर्बिडिटी होती है दूसरे डिसऑर्डर के साथ, यानी कि अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपको ये वाले डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसकी कोमॉर्बिडिटी किसके साथ है? एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के साथ है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर को मेंटल इलनेस यानी कि दिमागी बीमारियों की सबसे सीवियर बीमारी समझा जाता है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को, ठीक है। अगर कोई इंसान एक पूरे साल तक अनएम्प्लॉयड रहा है, ठीक है, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मेनिया, यानी कि मेनिया की स्टेट में वो पर्सन था और पूरे मेनिया की स्टेट में होने के बाद, हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद वो 1 साल तक अनएम्प्लॉयड रहा है, तो फिर सुसाइड रेट्स इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 के डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनके सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर्स। 1 in every 4 person with bipolar 1 and every 5 of those with bipolar 2 disorder report a history of suicide attempts, यानी कि हर बाइपोलर डिसऑर्डर का जो हर चौथा बंदा था ना, या हर 5वां बंदा था, वो उसकी हिस्ट्री में सुसाइड की करने की कोशिशात जो उसने की हैं सुसाइड करने की, वो रिपोर्ट की गई थी। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं इनको और ज़्यादा मेडिकल कंडीशन यानी कि और ज़्यादा जो मेडिकल इलनेसेस होती हैं ना, ये तो मेंटल इलनेस है ना, लेकिन मेडिकल कंडीशंस भी इसको उनको हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, ओबिसिटी, थायराइड डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स ही उनको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी उनको हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर उनको हैं तो उसके साथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रिलेट करती हैं हर डिसऑर्डर में। उसने कहा सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट नहीं होती इन पेशेंट्स में, बल्कि बहुत सीवियर फॉर्म होती हैं प्रॉब्लम्स की। जो लोग एक मेनिया के एपिसोड एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड को भी एक्सपीरियंस करेंगे। ये हर इंसान के लिए नहीं है, यानी कि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। प्रिडिक्टर्स ऑफ मेनिया, कौन से ऐसी दो प्रिडिक्टर्स हैं जो मेनिया की स्टेट को बढ़ाते हैं? उसने कहा 2 तरह के फैक्टर्स हमें रिसर्च के बाद पता चले हैं जो मेनिक सिम्टम्स की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि और सीवियर बनाते हैं। एक तो है रिवॉर्ड सेंसिटिविटी और दूसरा है स्लीप डेप्रीवेशन, ठीक है। ये दोनों मॉडल्स हम स्टडी करेंगे। ये दोनों, एक मॉडल तो साइकोलॉजिकल और दूसरा हमारा मॉडल बायोलॉजिकल फैक्ट्स पे बेस करता है जो मेनिया को बढ़ावा देते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब कि मेनिया के लिए और सिचुएशंस पैदा करते हैं कि उस बंदे मेनिया डिसऑर्डर की तरफ वो जाए, ठीक है। रिवार्ड सेंसिटिविटी का सबसे पहले मतलब है सेंसिटिविटी टू रिवार्ड रेफर्स टू द डिग्री। उसने कहा कि ये रेफर करता है कि वो डिग्री जब एक इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर की वजह से कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है या रिवॉर्ड रिलेटेड स्टिमुलाई दिया जा रहा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा, तो हम उसको सिर्फ अप्रिशिएट ही करते जाने हैं ना, तो वो भी अप्रिसिएशन एक स्टिमुलस ही है ना उसके लिए, वो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर एक बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम होता है जो हमारे रिवॉर्ड्स को
से सेंसिटिव होता है, या फिर हमारी पनिशमेंट से सेंसिटिव होकर हमें मोटिवेट करता है। हमारा बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम होता है, जब हमें कोई स्टिमुलस अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, ये हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और हमें मोटिवेट करता है टूवर्ड good things and toward bad things, and to inhibit from bad things and to मोर मोटिवेटेड टूवर्ड गुड थिंग्स, यानी कि अच्छी चीज़ों की तरफ हमें राग़िब करेगा और बुरी चीज़ों से हमें रोकने की कोशिश करेगा। जबकि वेयर है सेंसिटिविटी टू पनिशमेंट रेफर टू द डिग्री, रिवॉर्ड सेंसिटिविटी में यही है ना कि रिवॉर्ड का मतलब है कि वो उसको अगर हम कोई ऐसा भी स्टिमुलस दे रहे हैं जिससे वो मोटिवेट हो रहा है, और पनिशमेंट में हम उसको कोई ऐसा स्टिमुलस दे रहे हैं जिससे वो किसी बिहेवियर्स को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि हम उसको पनिश कर रहे हैं तो वो उस बिहेवियर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझ लें, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो रिवार्ड सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि इन्हें रिवॉर्ड्स मिलें, जैसे कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर प्रमोशन दी जाए, ठीक है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गेम में विन कर रहे हैं तो उनको कोई मनी या कोई सोशल स्टेटस उनका हाई किया जाए या उनका ग्रेड बढ़ाया जाए। इस तरह की चीज़ें एक्सट्रोवर्ट्स में पाई जाती हैं। जबकि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। वो अपना उनको जो अगर कोई पोटेंशियल रिवॉर्ड दिया भी जाता है ना, तो वो उसके अगेंस्ट कोई उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते जिस तरह एक्सट्रोवर्ट्स रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स की तरफ बहुत सेंसिटिव होते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट्स इतने सेंसिटिव नहीं होते रिवॉर्ड्स की तरफ, उनको रिवॉर्ड दे दें ठीक है, नहीं भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, और अगर उनको हम ग्रेटिफाई कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उसको भी डिनाई करते हैं, उस पर मतलब कि उनको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेडिकेशंस बताए गए हैं जो मेनिक सिम्टम्स को या मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशंस होती हैं जिनसे हम मेनिया के सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक मूड स्टेबलाइज़र आइडेंटिफाई की गई थी, वो है लिथियम। ये एक नेचुरली अकरिंग केमिकल इवेंट है और इसको फर्स्ट मूड स्टेबलाइज़र फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिक डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है स्लीप डिस्ट्रप्शन। उसने कहा रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रोचेज़ यूज़ की और उन्होंने कहा कि मेनिया जो होती है ना हमारी स्लीप में और हमारी सिकार्डियन का मतलब है डेली हमारी जो हार्ट की एक्टिविटी है ना उसको कंट्रोल करती है। उसने कहा कि हमारी जो अगर से ठीक तरह से हमारी स्लीप में कोई डिस्ट्रप्शंस आ रही है ना, मतलब कि हमें प्रॉपर स्लीप नहीं हम ले पा रहे अपनी, जितनी 8 आवर्स या 6 आवर्स हमारी प्रॉपर स्लीप है वो हमें नहीं आ रही, और हमारी जो डेली रोज़मर्रा की हमारी हार्ट सिकार्डियन रिदम का मतलब है सिकार्डियन साइकिल जो हमारी हार्ट की है वो अगर सही तरह से काम नहीं कर रही, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ये इंडिकेट करती हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी कि अगर नींद की कमी हो जाना और उस प्रॉपर नींद ना आना, तो ये भी मेनिक सिम्टम्स को जो है वो ट्रिगर करती है, बढ़ाती है इनको, एक इंसान को मेनिया डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाती है। जिस तरह मेनिया हमारी स्लीप डेप्रीविएशन को ट्रिगर करती है ना, इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्लीप ले रहे हैं ना, प्रॉपर टाइम पे सो रहे हैं जितने घंटे हमें स्लीप चाहिए, तो हमारे जो बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं उससे कम भी हो सकते हैं। स्लीप एंड सिकार्डियन रिथम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी स्लीप और हमारा सिकार्डियन सिस्टम यानी कि अगर हमें कोई हार्ट डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा ख़राब है, तो ये दोनों हमें मेनिया की तरफ लेके जाते हैं। और अगर हमारी ये दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी तो हम जो है वो मेनिया से बच सकते हैं। डिप्रेशन इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो डिप्रेसिव एपिसोड जिन लोगों को आते हैं ना उनको बाइपोलर भी आते हैं, और डिप्रेसिव एपिसोड जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं हमारे डिप्रेशन को। फॉर एग्जांपल जैसे एमडीडी में कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट आता है, ठीक है, तो वो उसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स हमें बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आते हैं। तो ठीक है, इसी तरह वो हमारी बाइपोलर डिसऑर्डर को भी एक्टिवेट करेगा अगर हमें अगर हमें कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट आ रहा है डिप्रेशन में, तो इसी तरह अगर हमें बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में इसको डिप्रेशन का एपिसोड आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूरोटिसिज्म, नेगेटिव कोग्निटिव स्टाइल्स, एक्सप्रेस्ड इमोशन, ठीक है, ये एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, प्रिडिक्ट डिप्रेसिव। अगर उसको ये 4 सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उससे डिप्रेशन सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर रहते हुए, ठीक है। आगे है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को हम साइकोलॉजिकली किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पहले हमने बताया कि मेडिकेशन कौन सी थी, लिथियम। अब हम बताएंगे कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इनके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है साइको एजुकेशनल थेरेपीज, कि हमने उनको साइको का मतलब होता है उनको उनकी मेंटल इलनेस के बारे में हमने एजुकेट करना है कि वो किस तरह से अपने डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं या उन सिम्टम्स का जो टाइम कोर्स है या उनके कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बायोलॉजिकली
बायोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बताया कि बायोलॉजिकली ट्रिगर्स कौन से हैं, स्लीप डेप्रीविएशन, ठीक है, सिकार्डियन रिथम अगर हमारी प्रॉपर नहीं चल रही, अगर हमें ओबिसिटी है, डायबिट मेलिटस है, ठीक है, तो ये चीज़ें बायोलॉजिकली ही हमारी जो है डिसऑर्डर को बढ़ाती हैं। और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या हैं कि हम बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हैं, हम अपने आप को वर्थलेस समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, उन सब चीज़ों के बारे में हमने उसको अवेयर करना है, ठीक है, और उसको प्रॉपर उसके बारे में एजुकेशन देनी है और उसको बताना है कि किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट कर सकता है खुद, अपने आप को साइको एजुकेट करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी इन स्टेट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, और उसके साथ साथ हम उसको मेडिकेशन भी देंगे जो कि लिथियम है। और दूसरी थेरेपीज़ भी डिज़ाइन की गई जिससे हम उनके बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स के सिम्टम्स को काम करवा सकते हैं, जिसमें कोग्निटिव थेरेपी है। कोग्निटिव थेरेपी का मतलब आपको पता होगा कि हम उसके थॉट्स को चेंज करते हैं। कोग्निशन का मतलब है कि प्रॉब्लम लाइज इन द माइंड, ठीक है, यानी कि हमारे थॉट से एसोसिएटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोग्निटिव थेरेपी जो होती है वो हमारे जो माइंड के अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है, हमारे थॉट्स के अंदर अगर कोई, जैसे कि हम वर्ल्ड के बारे में नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं, अपनी दुनिया के बारे में मनफी ख्यालात रखते हैं, तो कोग्निटिव थेरेपी जो होती है हमारी इस मेंटेलिटी को चेंज करती है। एंड फैमिली फोकस थेरेपी, यानी कि फैमिली को भी हमने देखना है कि क्या वो मोस्टली पेशेंट्स इसीलिए तो लोग बनते हैं जब उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये डिप्रेशन में भी ये दे सकते हैं फैमिली फोकस थेरेपी, और मेनिया में भी और डिप्रेशन में भी हम ये फैमिली फोकस थेरेपी देते हैं। इसमें हम फैमिली को एजुकेट करते हैं उसकी इलनेस के बारे में, और हम उनको हम फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन उस पेशेंट के साथ बढ़ाएं, इन्हेंस करें, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर सके। मोस्ट डिप्रेशन इसी वजह से होता है कि जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसमें हमने उसको मोटिवेट करना है, उसकी फैमिली वालों को भी, कि वो उसके ट्रीटमेंट में हमें हेल्प आउट करें एंड टू डिवेलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और उसको उनको हमने हेल्प आउट करना है कि वो किस तरह से अपने मसले को खुद हल करें। उसके साथ उसकी फैमिली की जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑपरेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक्स फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कंसल्ट बुक ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी बाय जेराल्ड एमिसन एंड जॉन नील 12th एडिशन। ये बुक आपको इजीली PDF में भी मिल जाएगी, इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको फर्दर इस डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्स पढ़नी है। जज़ाकल्लाह।